हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी 4 में वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपीआर मिलन टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड इसरो टेक्नीशियन वी के लिए ठीक है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए है। इसके अलावा यदि आप डीएमआरसी की तैयारी करना चाहते हैं या एलएमआरसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है लखनऊ मेट्रो में, इसके अलावा नोएडा मेट्रो की एनएमआरसी वैकेंसी तैयारी कर रहे हैं, या आप डीआरडीओ टेक्नीशियन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इसमें हमने मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपकी ब्रांच है, अगर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स है या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स है, या आप इलेक्ट्रीशियन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रीशियन में भी 40% इलेक्ट्रॉनिक्स पूछ रहा है। ठीक है, तो 40% इलेक्ट्रॉनिक्स पूछ रहा है, तो आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। या जो अभी आईटीआई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, उन स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सभी, इसके अलावा जो आईटीआई स्टूडेंट हैं, क्योंकि उन्हें भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो आप वीडियो देखते रहें और सभी बच्चों के पास वीडियो को शेयर करते रहें। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है इस वीडियो में वो ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इसके पहले भी हम ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन लेके आए थे। तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में 2 से 4 क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, खासकर आप यूपीआर मिलन इसरो की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा 42 पार्ट है। इसके अलावा हमने 41 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो। ठीक है, तो यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। स्टार डेल्टा जुड़ा हुआ ट्रांसफार्मर किसके लिए संतोषजनक ढंग से काम करता है? ठीक है, यदि कोई ट्रांसफार्मर है वो हमारा स्टार डेल्टा मोड में जुड़ा हुआ है, तो वो किसके लिए संतोषजनक रूप से कार्य कर सकता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर है केवल असंतुलित लोड या अनबैलेंस लोड के लिए, ना ही असंतुलित लोड और ना ही संतुलित लोड, मतलब ना तो अनबैलेंस लोड या ना बैलेंस लोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है ओनली बैलेंस लोड, केवल संतुलित लोड, या ऑप्शन नंबर डी में है दोनों असंतुलित लोड एंड संतुलित लोड, बोथ बैलेंस एंड अनबैलेंस लोड। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा स्टार और डेल्टा संयोजन है ट्रांसफार्मर का, तो उसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? उसका प्रयोग हम करते हैं ओनली बैलेंस लोड के लिए। ठीक है, इस प्रकार का संयोजन जो होता है वो हमारा विद्युत उपकेंद्रों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो हमारे विद्युत उपकेंद्र होते हैं वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर कैन बी कनेक्टेड इन, ट्रांसफार्मर जोड़े जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है बोथ सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज और पैरेलल दोनों में जोड़ सकते हैं, या सीरीज क्रम में जोड़ सकते हैं, या पैरेलल क्रम में जोड़ सकते हैं। नाइदर सीरीज नार पैरेलल, ना ही श्रेणी क्रम में ना ही समांतर क्रम में। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल या समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, यदि 2 ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं तो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है, फेज विस्थापन जो होता है वो समान होना चाहिए। उन दोनों ट्रांसफार्मर की जो टर्न रेशियो होती है प्राइमरी और सेकेंडरी की, वो भी समान होनी चाहिए। ये सब बातों का ध्यान रखा जाता है जब ट्रांसफार्मर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 21, द रेशियो ऑफ करंट इन द सेकेंडरी टू प्राइमरी इज। ठीक है, सेकेंडरी से प्राइमरी के बीच में आपको रिलेशन बताना है करंट का। ठीक है, हमको दिया है रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर का रेशियो दिया गया है N1
अपान N2 का जो रेशियो दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है 21, ठीक है। N1 अपान N2 का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया है 21। देखिए दोस्तों, पहले हम इसका आपको लिख देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फार्मूला क्या होता है, उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का न्यूमेरिकल फार्मूला जो होता है वो हमारा क्या होता है, N2 अपान N1 इक्वल टू E2 अपान E1। इसे हम वोल्टेज कहते हैं, इसे V1 अपान V2 या V2 अपान V1 भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी करंट होती है वो यूनिवर्सली होती है I1 अपान I2 होती है, इक्वल टू ट्रांसफार्मर रेशियो K होता है, ठीक है। तो इसमें हमको दिया हुआ है ट्रांसफार्मेशन का अनुपात, वो भी व्युत्क्रम में दिया हुआ है 21, ठीक है। रिवर्सिबल दिया हुआ है तो रिवर्सिबल में जो हमारा रेशियो हो जाएगा वो मान हमको जो देगा ये N1 अपान N2 का मान हो जाएगा, N1 अपान N2 का मान 21 हो जाएगा। इसके अलावा जब इसे हम N2 अपान N1 करेंगे, ठीक है, इसको आगे लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है हमें, N2 अपान N1 इक्वल टू, ठीक है, ये तो होता है हमारा K, क्या है ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। लेकिन जो हमें रेशियो दिया हुआ है, रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 21 है, वो हमें किसका मान दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है N1 अपान N2 का मान। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको आप याद रखना। यदि कोई रेशियो दिया हुआ है, देख दिया था ट्रांसफार्मर वोल्टेज का रेशियो इतना है, तो आप उसे N2 अपान N1, N2 अपान, जैसे कि वोल्टेज का रेशियो दिया हुआ है तो आप V2 अपान V1 करके कभी नहीं लिखोगे, ठीक है। वो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशियो दिया होता है, मतलब V1 अपान V2 का मान करके रखेंगे। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया है ये N1 अपान N2 का रेशियो दिया हुआ है, जो कि 21 है हमारा, ठीक है। इसे लेकिन कह रहा है कि इसे हम इन्वर्स करेंगे, जब इसको हम व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम में हमारा क्या हो जाएगा, N2 अपान N1 हो जाएगा। तो N2 अपान N1 इक्वल टू हो जाएगा, ये इसको इन्वर्स करेंगे तो वो 21 नीचे चला जाएगा तो 1 अपान 21 हो जाएगा, ठीक है। 1 अपान 21 हो जाएगा। वो कह रहा है कि सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच में करंट ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हमारा होता है N2 अपान N1 इक्वल टू I1 अपान I2, ठीक है। I1 अपान I2 ये है हमारा करंट का रेशियो, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमारा I2 अपान I1 का जो रेशियो मिला है हमें, वो मिला है 1 अपान 21, ठीक है। N2 अपान N1 का मान 1 अपान 21 मिल गया है। तो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच की जो करंट का रेशियो है 1:21 हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का करंट का रेशियो, लेकिन दोस्तों इसमें सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच में ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकेंडरी और प्राइमरी धारा का अनुपात, तो सेकेंडरी और प्राइमरी धारा का अनुपात निकालेंगे तो वही आ जाएगा हमारा 21। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उसका 21 ही आ जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी ट्रांसफार्मर लिमिटेशन आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई, पैरामित्र के परत बंद एक दूसरे से किसके द्वारा रोधित रहते हैं। जो हमारा ये इंसुलेशन होता है दोस्तों, ये माइका स्ट्रिप का होता है, नहीं होता। थिन कोट ऑफ वार्निश, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसमें एक वार्निश की पतली परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। वार्निश का काम ही होता है उसे इंसुलेट करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वार्निश की पतली परत चढ़ाते हैं हम रोधित करने के लिए, लेमिनेशन को रोधित करने के लिए या इंसुलेट करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईडी करंट लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज प्रोपोर्शनल टू, जो हमारा एक पैरामीटर होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर जो हमारी ईडी करंट लॉस होती है, जो भार धारा हानि होती है, वो किसके समानुपाती होती है आपको बताना है। इसके लिए यदि आपको ईडी करंट लॉसेज का फार्मूला याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको पहले वो फार्मूला लिख देते हैं। वो फार्मूला होता क्या है, जो हमारा ईडी करंट लॉस का फार्मूला होता है W E इक्वल टू
बी मैक्स, ठीक है, बी मैक्स का स्क्वायर एफ का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर इंटू वी। तो बी मैक्स हमारा क्या होता है, ये अधिकतम फ्लक्स होता है, एफ हमारा फ्रीक्वेंसी होती है, टी हमारा लेमिनेशन की मोटाई होती है, वो भी हमारा आयतन होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। तो पूछ रहा है किसके समानुपाती होगा, तो हमारा जो एडी करंट लॉसेस होगी वो हमारा बी मैक्स के भी समानुपाती होगी, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व के भी समानुपाती होगी, फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होगी, डब्ल्यू इक्वल टी प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, ये भी बी मैक्स के स्क्वायर था, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर है, और टी के भी स्क्वायर होगा, डब्ल्यू इक्वल टू लेमिनेशन की मोटाई टी के स्क्वायर भी प्रोपोर्शनल होगा, और आयतन के भी समानुपाती होगा, ठीक है। तो डब्ल्यू ई प्रोपोर्शनल भी। तो हम देखते हैं इसमें दिया क्या हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी के, ठीक, तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी के है, दिए जाने वाले वोल्टेज के, वोल्टेज तो इसमें है नहीं, आवृत्ति के वर्ग के, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो है लेकिन फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी के आवृत्ति की, ठीक है, डब्ल्यू ई प्रोपोर्शनल एफ स्क्वायर, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको फार्मूले याद हैं तो आप फार्मूले के माध्यम से हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट, पावर ट्रांसफार्मर आर जनरली डिजाइनेड टू हैव मैक्सिमम इफिशियंसी अराउंड, ठीक है, शक्ति पैरामीटर जो होता है समानता किस मान के आसपास अधिकतम इफिशियंसी जो दक्षता होती है वो हेतु प्रारूपित किए जाते हैं। शक्ति पैरामीटर समानता किस मान के आसपास अधिकतम दक्षता हेतु प्रारूपित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नो लोड, कोई भार नहीं, हाफ लोड, अर्ध भार पर, नियर फुल लोड, अधिकतम भार के आसपास, या 10% ओवरलोड, 10% भार के आसपास, ठीक है। तो जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है वो अधिकतम भार के आसपास, अधिकतम भार जो होगा हमारा, जो मैक्सिमम लोड होगा उस लोड के आसपास वो अधिकतम इफिशियंसी देता है। जो इसकी इफिशियंसी होती है पावर ट्रांसफार्मर की 85 से लेके 95% के बीच में इफिशियंसी देता है, ठीक है। 85 से लेके 95% के बीच में इसकी दक्षता होती है नियर फुल लोड, अधिकतम भार के आसपास। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर कोर को निम्न में से क्या रोकने के लिए लेमिनेट किया जाता है। जो हमारी ट्रांसफार्मर कोर होती है उस कोर को हम लेमिनेट क्यों करते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है धारा का लीकेज, या ऑप्शन नंबर बी है ईडी करंट हानि या ईडी धारा हानि, ऑप्शन नंबर सी है तेल का लीकेज, या ऑप्शन नंबर डी है हिस्टेरिसिस हानि, ठीक है। दोस्तों जो हमारा कोर होता है, पहले जब हम कोर का डिज़ाइन करते हैं तो कोर को डिज़ाइन करते समय उसको हम सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। जब उसे हम सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं तो उसमें ऑलरेडी हमारी जो हिस्टेरिसिस हानि होती है ये तो कम हो जाती है, क्योंकि सिलिकॉन स्टील का हम प्रयोग करते हैं तो हिस्टेरिसिस लॉसेज जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमारी देखो आयरन लॉस जो होती है, आयरन कोर है तो आयरन कोर में एक लॉस पाई जाती है आयरन लॉस। ये लॉस जो होती है वो दो प्रकार की होती है। आयरन लॉस हमारी क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है ईडी करंट लॉसेस और एक होती है हिस्टेरिसिस लॉसेस। एक होती है ईडी करंट लॉसेस, एक होती है हिस्टेरिसिस लॉसेस, ठीक है। तो हिस्टेरिसिस लॉसेस को कम करने के लिए हम कोर को सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्टेरिसिस लॉसेस को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हमारा जो ईडी करंट लॉसेस होती है, ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम कोर को लैमिनेट करते हैं, ठीक है। जब कोर को हम लैमिनेट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी ईडी करंट धारा कम होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, लास्ट से लेके, तो जो हमारी आयरन लॉस होती है तो पूछी जाती है, ठीक है।
तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि एक आयरन लॉस होती है, एक कॉपर लॉस होती है। जो हमारी कॉपर लॉस होती है वो तो हमारी बाइंडिंग पाई जाती है ना, जो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग होती है वो कॉपर की जाती है। जो जहाँ पे हम जिस चीज़ का प्रयोग करेंगे वो लॉस तो वहीं पे मिलेगी ना। जब हम बाइंडिंग कॉपर की कर रहे हैं तो बाइंडिंग हमारी कॉपर लॉस पाई जाएगी। पूछता है कभी कभी कि कॉपर लॉस कहाँ पाया जाता है, तो कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग में पाया जाता है, ठीक है। आयरन लॉस हमारा कहाँ पाया जाता है, आयरन लॉस हमारा उसके कोर में पाया जाता है। दो प्रकार का होता है, हिस्टैरिसीस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस, ठीक है। इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रांसफार्मर में एचआरसी फ्यूज निम्न में से किसे सुरक्षा प्रदान करता है। क्या है दोस्तों, एक टर्म है एचआरसी, ठीक है। जो है एचआरसी फ्यूज होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, ठीक है। हाई रैप्चरिंग, ठीक है, ये हमारा हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, ठीक है। इसे हम कार्टेज फ्यूज भी बोलते हैं, ठीक है। एचआरसी फ्यूज को हम कार्टेज फ्यूज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कार्य क्या होता है, किसको सुरक्षा प्रदान करता है, तो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है बाहरी फॉल्ट से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। एचआरसी फ्यूज होता है वो ट्रांसफार्मर को बाहरी फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करता है। हमने इसके पहले बताया था, जो हमारे इंटरनल फॉल्ट होती है, इंटरनल फॉल्ट से सुरक्षा करने के लिए, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम बुखोल्ज रिले का प्रयोग करते हैं। बुखोल्ज रिले या बुखोल्ज रिले बोलते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होती है, ठीक है। तो उसका हम प्रयोग करते हैं किसके लिए, उसका हम प्रयोग करते हैं आंतरिक फॉल्ट के लिए, और बाहरी फॉल्ट के लिए हम एचआरसी फ्यूज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो कि हमें ट्रांसफार्मर को बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नो लोड टेस्ट इज परफॉर्म्ड एन ए ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन। ट्रांसफार्मर को नो लोड पर परीक्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये नो लोड टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर का। जब हम नो लोड टेस्ट करते हैं तो उसके माध्यम से हम क्या ज्ञात करते हैं। आप सोचिए दोस्तों, अगर हम किसी चीज़ पर कोई लोड नहीं देंगे तो उसमें कौन सी लॉस हो सकती है, ठीक है। जब कोई लोड नहीं देंगे तो उसमें, क्योंकि वो अगर चलेगा ट्रांसफार्मर तो उसमें एक ही लॉस हो सकती है, वो आयरन लॉस। कॉपर लॉस भी होती है लेकिन वो बहुत मिनिमम होती है, ठीक है, तो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। जब आयरन लॉस होगी तो आयरन लॉस होने के साथ साथ हमारा जो ट्रांसफार्मर मतलब चलेगा नो लोड टेस्ट में, तो उसमें मैग्नेटिक करंट भी होती है, ठीक है। तो हम नो लोड टेस्ट के माध्यम से मैग्नेटिक करंट एंड आयरन लॉस को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक करंट एंड लॉसेज। तो नो लोड टेस्ट के माध्यम से हम मैग्नेटाइजिंग करंट, जिसे बोलते हैं चुंबकीय धारा, और हानि का मेजर करते हैं नो लोड टेस्ट के माध्यम से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टर्न टू प्राइमरी इन ए ट्रांसफार्मर इज 3 इफ द ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल इज 600, ईएमएफ इन द प्राइमरी विल बी, ठीक है। किसी ट्रांसफार्मर में द्वितीयक टर्न तथा प्राथमिक टर्न का अनुपात दिया हुआ है। देखो ये दोस्तों यहाँ सिंपल बोल रहा है, ठीक है, कि हम सेकेंडरी और प्राइमरी टर्न का रेशियो दे रखे हैं, मतलब N2/N1 का रेशियो दे रखा है। अगर दोस्तों इस तरह पूछता है तो हम ऐसे ही लेते हैं। अगर वहाँ कहता है सिर्फ ओनली किसी ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो दिया हुआ है, जब ट्रांसफार्मर का जब टर्न रेशियो की बात करेगा तो हम उसको लेंगे हमेशा प्राथमिक एंड सेकेंडरी के रूप में, ठीक है, N1/N2 के रूप में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है वो, यहाँ पे कह रहा है कि सेकेंडरी और प्राइमरी का टर्न रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो N2/N1 का मान दिया हुआ है 3, और उसके अलावा प्राथमिक टर्न का मतलब इसकी द्वितीयक वोल्टता भी दिया हुआ है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज का मान दिया हुआ है, E2 का मान दिया हुआ है 600 वोल्ट, और हमें प्राइमरी का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो डायरेक्टली हम आते हैं, वही फार्मूला लगा लेते हैं। तो हमारा फार्मूला जो होता है ट्रांसफार्मर रेशियो का होता है N2/N1 इक्वल टू E2/E1, ठीक है। अब N2/N1 का रेशियो 3 दिया हुआ है, ठीक है, और E2 का मान दिया हुआ है 600। हमें E1 का मान ज्ञात करना है। तो 3 के 3, 3 दूनी 6, E1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 200 वोल्ट। सिंपल सा न्यूमेरिकल है दोस्तों, ठीक है। बस इसी क्रम को आपको याद रखना है।
अगर वो दिया हुआ है सेकेंडरी एंड प्राइमरी का रेशियो तब तो आप ऐसे लिखेंगे। यदि ओनली दिया है टर्न रेशियो, ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो 3 है, तो हम टर्न रेशियो को N1/N2 करके लिखेंगे, ना कि N2/N1। ठीक है, अगर टर्न रेशियो की बात करेगा या वोल्टेज का बात करेगा, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशियो दिया हुआ है, जब वोल्टेज का रेशियो दिया होगा तब भी हम V1/V2 करके लिखेंगे। ये जो मेंशन किया रहेगा कि सेकेंडरी अपान प्राइमरी वोल्टेज का रेशियो इतना है, तब उसे आप सेकेंडरी और प्राइमरी के रेशियो में लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आप याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल आपका कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही न्यूमेरिकल गलत करते हैं। आप इस तरह भी लगाओगे तब भी आपको वहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आंसर में, और इस तरह करके लगाओगे तब भी आपको वहाँ पे एक आंसर ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आप वही टिक करके चले जाओगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, यही बेसिक चीज़ थी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 200 वोल्ट आ गया हमारा, 200 वोल्ट हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी बाइंडिंग यूज्ड इन 3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर इज डैश टाइप। ठीक है, जो हमारा सेल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है उसमें किस प्रकार के हम बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सर्कुलर, ऑप्शन नंबर बी है सिलेंड्रिकल या बेलनाकार, ऑप्शन नंबर सी है सैंडविच, या ऑप्शन नंबर डी है रेक्टेंगुलर यानी आयताकार। ठीक है, तो हमारा जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में हम सैंडविच टाइप की बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन को रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 लिम्ब कोर कंस्ट्रक्शन इज प्रिफर्ड ओवर 3 लिम्ब कंस्ट्रक्शन बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन 5 लिम्ब कोर निर्माण 3 लिम्ब कोर निर्माण से अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि निर्माण में क्या होता है। लिम्ब मतलब समझते हैं दोस्तों, लिम्ब क्या होती है। लिम्ब होती है ट्रांसफार्मर की जो डिजाइन की जाती है, जैसे कि एक होती है तो ई टाइप की लिम्ब, आपने पढ़ा होगा ए वाली लिम्ब। ठीक है, एक ई होती, इसे बोलते हैं लिम्ब। ठीक है, ई और आई लिम्ब का प्रयोग करके हम ट्रांसफार्मर का डिजाइन करते हैं। एक तो हमारी ए होती है, एक यू प्रकार की होती है, तो इससे सब लिम्ब के प्रकार हैं। तो लिम्ब यही होती है। तो कह रहा है कि 5 लिम्ब कोर का निर्माण की अपेक्षा 3 कोर लिम्ब का निर्माण का प्रयोग अधिक किया जाता है, मतलब पसंद अधिक किया जाता है। क्यों? उसका रीजन यही है दोस्तों, क्योंकि उसमें जो होता है ना मैग्नेटिक रिलक्टेंस जो होता है वो 3 फेज कैन भी बैलेंस, तो 3 फेज में जो मैग्नेटिक रिलक्टेंस होता है ना बैलेंस्ड होता है, संतुलित अवस्था में होता है। ठीक है, चुंबकीय प्रतिष्ठान बोलते हैं उसे। क्या होता है, 3 फेज में संतुलन में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग एम्प्लॉयड इन पावर ट्रांसफार्मर इज। शक्ति ट्रांसफार्मर में समान तौर पर किस प्रकार की शीतलन होता है। आमतौर पर हम शीतलन के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, सब जानते हैं, ऑयल का ही प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक ऑयल का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक ऑयल का लगभग ऑयल नेचुरल लगभग हर जगह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो बहुत हाई ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ पे ऑयल के साथ साथ उनको एयर के माध्यम से भी शीतलन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, जो कि ऑयल का हम प्रयोग करते हैं। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट। बीच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर कनेक्शन विल गिव द हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज। किस प्रकार के कनेक्शन द्वारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वोल्टता उच्च होगी। ठीक है, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसको हमको किस प्रकार कनेक्शन करें कि हमें जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो हमको मैक्सिमम मिले। तो जानते हैं सेकेंडरी वोल्टेज हमको किस केस में मैक्सिमम मिलती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर केस में। ठीक है, जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर केस में हमको वोल्टेज मैक्सिमम मिलती है तो उस कंडीशन में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ डेल्टा अगर हम प्राइमरी रखें उस डेल्टा सेकेंडरी रखें, मतलब डेल्टा डेल्टा कनेक्शन करेंगे तो हमको मिलेगा सेकेंडरी हाई, तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा है हमारा पैरेलल सर्किट काम करता है। जब डेल्टा हमारा पैरेलल तरह कार्य करता है तो वोल्टेज हमारा समान हो जाएगा दोनों में, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है डेल्टा प्राइमरी, डेल्टा हमारा प्राइमरी में है और स्टार हमारा सेकेंडरी। ठीक है, मतलब जब हम डेल्टा को प्राइमरी की तरह यूज करेंगे और स्टार को हम सेकेंडरी की तरह यूज करेंगे तो यही कनेक्शन दोस्तों है जो कि हमें सेकेंडरी में हाईएस्ट वोल्टेज देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, उसका रीजन यही है कि डेल्टा हमारा तो जानते हो समांतर सर्किट की तरह कार्य करता है, समांतर वोल्टेज समान होता है, लेकिन जो हमारी स्टार होता है, स्टार कनेक्शन वो सीरीज सर्किट तरह कार्य करता है।
स्टार में करंट समान होती है, वोल्टेज हमारा अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए हमको मैक्सिमम वोल्टेज मिलने का यही एक कनेक्शन है। अगर स्टार को हम प्राइमरी में जोड़ते हैं, डेल्टा को हम प्राइमरी में जोड़ते हैं और स्टार को हम सेकेंडरी में जोड़ते हैं, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करेगा, मतलब सेकेंडरी पर हमको मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर इंसुलेशन इन ए ट्रांसफार्मर इज द इंसुलेशन बिटवीन दी। ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन मापन किन किन के बीच में होता है। जो हमारा ट्रांसफार्मर है, अगर उसके बीच में इंसुलेशन चेक करना है, कैसे चेक करेंगे? एलबी बाइंडिंग एंड कोर के बीच में, हाँ ये भी चेक करते हैं। एलबी बाइंडिंग एंड एचपी बाइंडिंग, सही है, एलबी बाइंडिंग और एचपी बाइंडिंग के बीच में भी हम इंसुलेशन को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर है टर्न्स ऑफ दिस सिंडिंग, कुंडली के घुमाव का, ये नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, हाँ सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि एलबी बाइंडिंग एंड कोर बाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन चेक करते हैं, एलबी बाइंडिंग एंड एचपी बाइंडिंग के बीच में भी इंसुलेशन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, जो कि डी में दिया हुआ है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी ट्रांसफार्मर ऑयल शुड है, ट्रांसफार्मर तेल में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाई वोलेटिलिटी, उच्च परिवर्तनशील, या हाई विस्कोसिटी, उच्च चिपचिपाहट, या हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उच्च परावैद्युत बल, या लो विस्कोसिटी, निम्न चिपचिपाहट, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है, एक अच्छी ऑयल के लिए उसकी स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसका परावैद्युत बल अच्छा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया है, पूछ लेता है कि ऑयल तेल में क्या होना चाहिए। तो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब उच्च वैद्युत परावैद्युत बल होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर मिनिमम वेट ऑफ ट्रांसफार्मर दी आयरन वेट शुड बी डॉट डॉट दी वेट ऑफ दी कॉपर। ट्रांसफार्मर का न्यूनतम भार होगा जब लौह भार तथा कॉपर भार लगभग डॉट डॉट हो। क्या होगा दोस्तों? ट्रांसफार्मर का अगर हमको वेट कम करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? तो हमको क्या होगा कि कॉपर लॉस मतलब कॉपर लोड जो होगा और आयरन लोड जो होगा, ये दोनों का लोड अगर इक्वल होगा तो ट्रांसफार्मर का जो भार होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरी कॉइल टू सेकेंडरी। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक पावर होती है वो कैसे ट्रांसफार्मर होती है, कैसे ट्रांसफ़र होती है प्राथमिक से सेकेंडरी कुंडली में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो थ्रू एयर के माध्यम से, बाई इलेक्ट्रिक फील्ड के या विद्युत क्षेत्र द्वारा, या थ्रू इंसुलेटिंग मीडियम या विद्युत रोधी माध्यम द्वारा, या बाई मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा। तो हम जानते हैं ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के माध्यम से ही प्राइमरी से सेकेंडरी में वैद्युत शक्ति का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम में देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम हीटिंग। ट्रांसफार्मर के किस भाग में विशेष रूप से अधिकतम ताप होता है? तो सब लोग जानते हो किस में होगा, बाइंडिंग में ही होगा ना, क्योंकि बाइंडिंग तो हमारी हीट करेगी। तो बाइंडिंग को इसलिए हीट करती है, इसीलिए उसको ऑयल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। ऑयल का प्रयोग इसीलिए किया जाता है बाइंडिंग को कूलिंग करने के लिए। तो हम जानते हैं बाइंडिंग में ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नो बाइंडिंग रेजिस्टेंस मीन्स मतलब शून्य बाइंडिंग प्रतिरोध का अर्थ है प्राइमरी कुंडलियों में स्थिर प्रतिरोध होता है, या द्वितीय कुंडलियों में असीमित प्रतिरोध होता है, या जिसमें कोई ओम ऊर्जा क्षति नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी है असीमित प्रतिरोध वोल्टेज ड्रॉप। तो नो बाइंडिंग रेजिस्टेंस का मतलब यही हुआ दोस्तों, नो ओमिक पावर लॉस, ठीक है। यदि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो पावर लॉस नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जो लॉस होती है वो रेजिस्टेंस के कारण ही होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नो बाइंडिंग रेजिस्टेंस मीन्स नो ओमिक पावर लॉस, मतलब शून्य बाइंडिंग प्रतिरोध का अर्थ है जिसमें कोई ओम ऊर्जा क्षति नहीं होती है, प्रतिरोधी ऊर्जा क्षति नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज आल्सो नो एज। ट्रांसफार्मर में जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट परीक्षण को कहते हैं कैपेसिटेंस मतलब संधारित्र परीक्षण, या इम्पीडेंस टेस्ट प्रतिबाधा परीक्षण, या इंडक्टेंस टेस्ट प्रेरकत्व परीक्षण,
या करंट टेस्ट, धारा परीक्षण। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम करंट टेस्ट या धारा परीक्षण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैव द रेटिंग ऑफ, वितरण ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है, कितना होती है दोस्तों, 50 kVA, 100 kVA, 150 kVA या 200 kVA, लगभग 200 kVA के बीच में होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर या वितरण ट्रांसफार्मर की रेटिंग। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है लगभग 200 kVA तक की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप रट के रखेंगे। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When a given transformer is operating at its rated voltage with reduced frequency, it's किसी ट्रांसफार्मर की दी गई रेटिंग से समान वोल्टता तक तथा कम आवृत्ति पर प्रचलित करते हैं, तब क्या होता है। आयरन लॉस आर रिड्यूस्ड, लौ हानियाँ कम होंगी, या फ्लक्स घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या क्रोड की फ्लक्स घनत्व बढ़ेगा, या क्रोड का फ्लक्स घनत्व कम होगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, हमारा कोर का फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, मतलब क्रोड की फ्लक्स घनत्व जो होता है वो बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर आर, ट्रांसफार्मर में हानियाँ होती हैं, कॉपर लॉस होती है, एडी करंट लॉस होती है और हिस्टेरिसिस लॉस होती है। ये 3 प्रकार की लॉस हमारी ट्रांसफार्मर में पाई जाती है। लेकिन आगे क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर में नियत हानियाँ कौन सी होती हैं। ये जो हानियाँ होती हैं इनमें कौन सी हानि जो कांस्टेंट होती है, मतलब स्थिर हानि होती। ठीक है, तो हमारी 2 हानियाँ दोस्तों, हमारी 2 हानियाँ होती हैं, वो ईडी करंट लॉसेज और हिस्टेरिसिस लॉसेज, जो कि आयरन लॉस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आयरन लॉस हमारा क्या होता है, आयरन लॉस हमारा कांस्टेंट लॉस होता है। ठीक है, जो हमारा आयरन लॉस होता है कांस्टेंट या इससे बोलते हैं स्थिर हानियाँ। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा कॉपर लॉस होती है दोस्तों, ये कॉपर लॉस क्या होती है, वेरिएबल होती है। ठीक है, परिवर्तित लॉस बोलते हैं इसे, ये चेंज होती रहती है। ठीक है, तो कॉपर लॉस हमारी वेरिएबल होती है, लेकिन आयरन लॉस जो होती है हमारी स्थिर होती है, नियत होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो आयरन लॉस हम जानते हैं 2 प्रकार की होती है, एक तो ईडी करंट लॉसेस होती है, वो कि हिस्टेरिसिस लॉसेस होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर से अगर पूछता है तो मैक्सिमम कि तो आपका ट्रांसफार्मेशन रेशियो पे न्यूमेरिकल दे देगा। ठीक है, या कि तो ये आपको लास्ट से ही पूछेगा। तो ट्रांसफार्मर के लास्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना। हिस्टेरिसिस लॉस का, एडी करंट लॉस का फार्मूला मैंने कई बार लिखा, उस फार्मूले को आप याद रखना, या उस फार्मूले को आप याद रखेंगे तो उसी बेस पे आपका ये सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो लॉसेस आप याद रखें कितनी लॉसेस पाई जाती हैं, और ट्रांसफार्मेशन रेशियो का न्यूमेरिकल आप लगाते रहें। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफार्मर से आपको कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, बहुत सिंपल से कि तो उससे पूछ लेगा ज़्यादा और क्या आपसे कि कूलिंग के लिए क्या प्रयोग करते हैं। ठीक है, बस कूलिंग के लिए हम ऑयल का प्रयोग करते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, या इसकी रेटिंग पूछ लेगा, ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है, तो हम जानते हैं ट्रांसफार्मर रेटिंग क्या होती है, केवीए होती है। इसके अलावा आईटीआई में दोस्तों ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, बाकी हमने ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैक्सिमम हमने कवर करने का प्रयास किए हैं। जो क्वेश्चन अभी छूट रहा है उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में क्या एक ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है, कंजर्वेटर या बकोल्ज रिले या एक्साइटर या ब्रीदर। तो हम जानते हैं ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर भी होता है, बकोल्ज रिले भी होती है, ब्रीदर भी होता है, लेकिन एक्साइटर नहीं होता। ठीक है, एक्साइटर का प्रयोग हम मोटर या जनरेटर में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने इसके पहले आपको कल एक क्वेश्चन दिया था कि उसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे, तो काफ़ी लोगों ने आंसर उसका सही दिया था। जैसे आप कपिल कुमार हो गए, समीर सैनी जी हो गए, हबीब खान जी हो गए, ठीक है, मौर्य जी हो गए, अखिलेश मौर्य जी, ठीक है, अखिल मौर्य। तो ये सभी लोग सही आंसर दिए थे। ठीक है, तो इन सभी का आंसर सही था। मैक्सिमम और लोग जो दिए थे सबका आंसर सही था। ठीक है दोस्तों, इसको मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा कि अंडर द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस आरएलसी सीरीज सर्किट बिहेव्स एज ए,
या अनुनाद की स्थिति में जो हमारा RLC श्रेणी परिपथ होता है वो कैसा व्यवहार करता है। पहली बात तो आप जानिए रेजोनेंस कंडीशन होती क्या है। रेजोनेंस कंडीशन हमारी क्या होती है, XL = XC होती है। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होता है तो उस कंडीशन हमारी रेजोनेंस कंडीशन होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो हमारा इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस फार्मूला Z = होता है √R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो XL - XC का रख देंगे तो इक्वल 0 हो जाएगा, तो हमारा Z = हो जाएगा R। जब Z = हमको R मिल रहा है तो हमारा RLC परिपथ होगा कैसे व्यवहार करेगा, ये रजिस्टिव सर्किट की तरह, तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी लोगों का आंसर करेक्ट रहा। इसी क्रम देखते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन। दोस्तों आज का क्वेश्चन है ऑटो ट्रांसफार्मर है स्वपरिणाम मित्र में होता है, एक बाइंडिंग होती है या म्यूचुअल बाइंडिंग होती है या 2 बाइंडिंग होती है या डज नॉट हैव एनी बाइंडिंग, यानी में से कोई बाइंडिंग नहीं होती है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, साथ साथ में आपको ये भी बताना है कि ऑटो ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये भी बताना है आपको, और आपको ये भी बताना है कि या तो बताना ही है जो क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, इसके साथ साथ आपको बताना है कि ऑटो ट्रांसफार्मर किसके प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है आपके लिए, आप सभी इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।